गुड इवनिंग डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 1 to 5 एंड 6 to 8 के लिए सामान्य अध्ययन, जो दोनों ही वर्गों के लिए, चाहे वो 9th-10th भी हो या आगामी जो AEDEO का एग्ज़ाम होना है, इन सभी को देखते हुए मैं ये प्रश्न सेट किया हूँ। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और वाकई में 1 to 5 के लिए जो जीके का प्रश्न पूछा गया है वो काफ़ी हाई लेवल का पूछा गया है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 के नाम से जाना जाएगा और सक्षमता 3 पर आधारित होगा। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, सक्षमता 3 के प्रश्न पत्र का हल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। गणित प्रत्येक दिन मैं 0 से आपको सिखाऊंगा। साथ ही साथ सक्षमता 2 के प्रश्न पत्र का भी हल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9771170644 पर मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। और आप अगर बिहार शिक्षा सहायक पदाधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जीके स्टडीज़ पर जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत किया जाए। पहला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कितने अनुयायियों के साथ नमक कानून तोड़ा था? तो देखिए, गुजरात के साबरमती आश्रम से वो अपने 78 अनुयायियों के साथ 1930 में अंग्रेज़ों के खिलाफ नमक कानून तोड़ो आंदोलन वो शुरू किए, जिसे हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग लिखा गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। और इसमें कितने अनुयायियों के साथ वो गए थे? तो 78। दूसरा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। ये सक्षमता 2 में ऐसा प्रश्न पूछा था, लेकिन इस बार काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रश्न पूछा है और वाकई में जीके का प्रश्न बनाने वाला आप लोगों का पीसीएस की तरह एग्ज़ाम लिया है। इतना भी टफ नहीं होना चाहिए था जीके। मैं कहाँ विज्ञान और पर्यावरण गणित को टफ कह रहा हूँ, लेकिन जीके को टफ कह रहा हूँ इसलिए कि आउट ऑफ सिलेबस से बिल्कुल पूछा गया था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? आप देंगे जवाब। दूसरा प्रश्न, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट। तीसरा प्रश्न, चौरा चौड़ी चौड़ा कांड कब हुआ था? चौथा प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सबका ऑप्शन में जवाब है, आप दीजिएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तीसरे प्रश्न का भी जवाब। तो चलिए इसका मैं ही बता देता हूँ पहले। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। कांग्रेस विभाजन हुआ था 2 दल में, गरम दल नरम दल में। 1900 INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1907 में। और बात करूं मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? तो ये 1908 में, जिसमें सबसे कम उम्र के खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय GMT से कितना आगे है? तो ये 4 नंबर का प्रश्न आप ही लोग देंगे, बहुत आसान है। 4.5 घंटा आगे, 5 घंटा आगे, 5.5 घंटा आगे या 3 घंटा आगे। मैं बात करूं, जो भारतीय मानक समय रेखा है, जिसे यामुत्तर रेखा के नाम से आप लोग जानते हैं, वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहा जाता है।
पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। तो आपको बताना है ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है। सलाल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो सलाल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 ईस्वी में अपना कारखाना कहाँ बनाया था? तो देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी 1600 के करीब में, 1600 में। लेकिन यहाँ 1611 में पहले कारखाना कहाँ बनाया था? तो बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, तुक्का भी काम कर गया। मैंने भी सेट किया प्रश्न। तो देखिए, कभी भी एग्जामिनर ज़्यादा ऑप्शन सेट करना लिखना नहीं चाहता है, इसलिए एक बड़ा ऑप्शन संभावना होता है सही उत्तर का। तो मछलीपट्टनम जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 ईस्वी में अपना कारखाना बनाया था। देखिए, ये सब प्रश्न मैं आखिर आपको क्यों करा रहा हूँ, आप तो पहले ही प्रश्न पत्र कहीं ना कहीं देख लिए हैं। लेकिन सक्षमता 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से 60% प्रश्न सक्षमता 2 में लड़ गया था, और सक्षमता 3 सक्षमता 1 और 2 से डिफरेंट हुआ है। तो जो सक्षमता 4 होना है, इन सभी का निचोड़ इससे 60-50% प्रश्न लड़ जाएगा, एकदम वादा है मेरा। आप बिल्कुल इत्मीनान से जुड़िए, प्रत्येक दिन अपने लिए 30 मिनट निकालिए, चाहे आप जब निकालें, और इस चैनल से जुड़े। लेकिन कब? जब वीडियो आप अंत तक देखें, समझें, नहीं समझ आए मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा समझाने की। नहीं तो बाद में आप कहेंगे कम पढ़ के कि सर मेरा रिज़ल्ट नहीं हुआ, तो मुझे दुख होता है वैसे शिक्षकों के लिए। और वैसे भी समाज हम लोगों को किस नज़र से देखा जाता है, समाज में गवर्नमेंट टीचर को ये आप लोगों से छुपा नहीं है। कुछ लोग वैसे बना दिए हैं और कुछ ही लोगों की वजह से सब परेशानी है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन ग्रंथ है? तो देखिए, वैसे में तो आप वेद के बारे में जानते हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। लेकिन यहाँ सबसे प्राचीन ग्रंथ भी ऋग्वेद हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो ऋग्वेद नहीं है, मनुस्मृति है, नाट्यशास्त्र है, अष्टाध्यायी है, सुश्रुत संहिता है। तो अष्टाध्यायी जो इसमें है चारों में, ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है। निम्नलिखित में किस जिले को अंग्रेज़ों द्वारा पूर्व का ट्राय कहा जाता था? तो जिले मैंने कह दिया, किस किले को, सॉरी, निम्नलिखित में से किस किले को अंग्रेज़ों द्वारा पूर्व का ट्राय कहा जाता था? तो गिंगी के किले को अंग्रेज पूर्व का ट्राय कहते थे। निम्नलिखित में कौन सी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की जाने वाली नवीनतम भाषा है? तो मैं बता दूं आप लोगों को भाषा के बारे में कि जो भाषा का उल्लेख है भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में, देखिए यहाँ दिया भी है 8वीं अनुसूची में। और मूल संविधान में जब संविधान बना था तो इसमें केवल 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। यहाँ तो आंसर आपको दिख गया कि मैथिली है, लेकिन मैथिली नवीनतम सबसे नया भाषा जोड़ा गया। तो आखिर कब कब संशोधन हुआ, किस भाग में भाषा है, और कौन सी भाषा किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो सबसे पहली प्रश्न तो आपने जाना कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितने? 22 भाषा को संवैधानिक दर्जा प्रदान है, तो 8वीं अनुसूची में। प्रश्न ये भी पूछा जाता है 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो आप कहेंगे 22। अब चलिए कुछ इसके बारे में हम लोग फैक्ट जानेंगे। संविधान के भाग 17 आर्टिकल 343 से लेकर 351 के बीच, यानी अनुच्छेद 343 से
351 के बीच भाषाओं का उल्लेख है। और सबसे पहले मैं बता दूं, पहले तो 14 भाषा थी संविधान 8वीं अनुसूची में, लेकिन प्रथम बार संविधान जब प्रथम बार भाषा में संशोधन हुआ तो 1967 में संविधान का 21वां संशोधन हुआ और 8वीं अनुसूची में जो भाषा जोड़ा गया वो सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किसे? सिंधी भाषा को। फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन होता है और ये कब होता है? तो 1992 में, 1992 में। और इसमें जो भाषा जोड़ा जाता है नमक, कैसे ट्रिक से याद रखिएगा, न म क नमक। तो कैसे आप समझेंगे नमक का मतलब? न से नेपाली, म से मणिपुरी, मणिपुरी, ठीक है, और क से कोंकणी। क से क्या हो जाएगा? कोंकणी भाषा हो जाएगा। तो देखिए, पहले 14 था भाषा, एक सिंधी जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन में। फिर नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 71वां संविधान संशोधन में 1992 में। तो 14, 1, 15 और 3, 18 हो गया। और फिर 4 भाषा जोड़ा गया संविधान के 2003 में 92वां संशोधन में। कौन कौन भाषा जोड़ा गया? तो ये भाषा था बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। कौन? मैथिली। तो सबसे अंत में कौन सी भाषा जुड़ी? नवीनतम। तो आप यहाँ मैथिली कह सकते हैं। देखिए ये नमक है, नमक। तो ये तो सबसे लास्ट में कौन सी भाषा जुड़ी? अगर बोडो भी रहता तो हो जाता डोगरी भी, संथाली भी, मैथिली भी, लेकिन इन सभी ऑप्शन को नहीं दिया। इसके पहले वाले संशोधन नमक, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, जो कि किस संविधान संशोधन के तहत इस भाषा को जोड़ा गया? 71वां। कब? 1992 में। याद रखेंगे आप लोग। ये काफ़ी यहाँ से प्रश्न बनता है पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम में। तो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम जो अभी बीईओ का होना है यहाँ से प्रश्न बने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय धारा है? तो अलास्का को छोड़कर बाकी सब शीत महासागरीय कह रहे। कौन सी शीत महासागरीय धारा है? तो ये शीत महासागरीय धारा नहीं है, केवल अलास्का धारा जो है ये शीत महासागरीय धारा है। निम्नलिखित संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों में से किसे एक से अधिक बार नोबेल पुरस्कार मिला? तो यूएनएचसीआर को एक से अधिक बार नोबेल पुरस्कार मिला है। निम्नलिखित देशांतर और अक्षांश रेखाओं पर विचार कीजिए। प्रमुख या मुत्तर। जो प्रमुख या मुत्तर होता है और कर्क रेखा, ये कर्क रेखा 0 डिग्री जो सबसे बड़ी होती है, कर्क रेखा तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है, विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश को, और प्रमुख या मुत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर को। तो प्रयुक्त में से कौन सी रेखा बृहत वृत्त यानी सबसे बड़ी वृत्त है? तो देखिए ये यमोत्तर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश यानी विषुवत रेखा। तो 1 और 3 जहाँ होगा वहीं बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको यहाँ जवाब देना है। उधर तो 3-4 प्रश्न पूछा था। 5 नंबर, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती हैं? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? रूपांकन हड़प्पाई मोहरों में निम्नलिखित में से कौन सा चित्र उस पर नहीं मिलती है? तो शेर का चित्र नहीं मिलता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में से संबंधित निम्नलिखित राजनीतिक घटनाओं को आरंभ से शुरू करते हुए कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। देखिए इस टाइप के प्रश्न पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब आपको इन सारी घटनाओं का डेट याद होगा तब ना आप अरेंज कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं इनकी डेट बता दूं
स्वराज्य पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 में 1923 में। सांप्रदायिक पुरस्कार 1932 में। और बात करूं मैं इसके बाद लखनऊ समझौता तो 1916 में, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग को इकट्ठा किया गया था, जो स्प्लाइट हुआ था, फिर मिलाया गया। और फिर शिमला सम्मेलन 1972 में, यानी 1972 में। तो अब देखिए, आपको अरेंज करना है तो सबसे पहले कौन सी घटना घटी है? लखनऊ समझौता 3 नंबर। देखिए 2 ऑप्शन तो कट गया, अब बचा 2 ऑप्शन। उसके बाद 16 के बाद 23 में क्या हुआ है? स्वराज दल का गठन, तो 3 के बाद 1। यहाँ देखिए 2 ही ऑप्शन नहीं कटा, हाँ ठीक है, 3 के बाद 2 है यहाँ और 1 होना चाहिए, तो यह ऑप्शन कट गया, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अरेंज ऐसे ही किया जाता है कि कोई 2 डेट अगर याद है, आप लोग तो कह रहे थे कि नहीं लड़ा है, खैर जीके का लेवल बदल दिया आप लोगों का, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन कुछ प्रश्न किया जा सकता था। हाँ ये टफ है, जीके का सिलेबस आप लोगों का टफ किया है। गणित भी जो लेवल 1-2 का था उससे टफ था, मैं करा भी रहा हूँ। तो आप हमेशा तैयारी करें तो बेसिक टू एडवांस करें, ताकि देखिए अगर हर तरीके का औजार हथियार हमारे पास होगा तो चाहे जैसा सिचुएशन आएगा झेला जाएगा, क्या दिक्कत है। लेकिन 1 to 5 के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो आप देख सकते हैं, पहली घटना लखनऊ समझौता 1916 यानी 3 नंबर, दूसरी घटना 1923 और तीसरी घटना सांप्रदायिक पुरस्कार 1932 और चौथी घटना शिमला समझौता। तो ये 2 और फिर शिमला समझौता। तो ये आप समझ गए होंगे कैसे अरेंज करना होता है। अशोक के शिलालेखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उत्तराखंड में कलसी महाशिलालेखों का स्थल है, ये बिल्कुल सही है। शिलालेख क्या होता है? पत्थरों पे लिखी हुई स्क्रिप्ट। डेन्यूब नदी यूरोप के निम्नलिखित राजधानी शहरों में से किससे होकर नहीं बहती? तो ये बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, बुडापेस्ट से होकर नहीं बहती। बाल गंगाधर तिलक निम्नलिखित में से कब राजद्रोह के अपराध में जेल गए थे? तो बाल गंगाधर तिलक उग्र किस्म के लीडर थे, लाल बाल पाल। तो 1897 और 1908 में ये राजद्रोह के अपराध में जेल गए थे। चंपारण के किस कमिश्नर ने गांधी जी के उस क्षेत्र में आने पर प्रतिबंध लगा दिया था? ये काफ़ी फेमस प्रश्न है, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, लेकिन ये भी सेम टू सेम है, तो याद रखिएगा LF मोरशेड ने, मोरशेड। और बता दूं चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917। महात्मा गांधी भारत में कब आए थे? तो 1915। और महात्मा गांधी को चंपारण किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। मृतकों के दफनाने का साक्ष्य किस नौपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। बौद्ध साहित्य में किस यूनानी शासक का उल्लेख मिलता है? तो मिनांडर का उल्लेख मिलता है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना में ब्रिटिश भारत के सदस्य के रूप में सम्मिलित थे, अंग्रेज और भारतीय जमींदार सम्मिलित थे। स्वतंत्र भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना औद्योगिकरण के विकास पर केंद्रित थी? तो द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी ये औद्योगिकरण पर के विकास पर केंद्रित थी, और पहली कृषि पर। ठीक है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये दंती दुर्ग थे। सती प्रथा का अंत किस अंग्रेज गवर्नर के द्वारा कानून बनाकर किया गया था? बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? तो ये पुरातत्वविद कहा जाता है।
इल्बर्ट बिल के द्वारा लॉर्ड रिपन ने भारतीयों को अधिकार प्रदान किया गया जिसमें न्यायाधीशों की शक्ति अंग्रेज के समान कर दिया गया। यानी बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन तो है ही। देखिए ये बिल कब फोर्स में आया था? 25 जनवरी 1884 कांग्रेस की स्थापना से एक साल पहले 25 जनवरी को यह बिल पारित हुआ और इसमें जो भारतीय न्यायाधीश थे यानी जज, वो यूरोपीय न्यायाधीश के समान, यानी उन लोगों को जो इसका उद्देश्य था ब्रिटिश यूरोपीय नागरिकों के मामले की सुनवाई की अनुमति इनको मिल गई थी। द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन सदाकत आश्रम से किसने किया था? तो मजरूल हक ने किया था। बंगाल के किस नवाब ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर कर दिया? तो ये मीर कासिम ने कर दिया था। जापान के तोकामाची शहर में किस पेंटिंग का संग्रहालय बनाया गया है? तो ये मधुबनी पेंटिंग का संग्रहालय, जो कि बिहार का एक फेमस पेंटिंग है और ये बिहार के लिए गर्व की बात है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।